हाँ तो गाइस, तुम लोग कह रहे थे कि लॉन्ग वीडियो बनाओ, तो मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितना मुझे सपोर्ट करते हो और मेरे इस वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो। हाँ तो गाइस, अब मैं बकवास नहीं करता हूँ और एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। तो हम सब ने फेक जॉब के पिछले एपिसोड में देखा था, जब एमसी फ्लोरा को इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में देखता है तो एमसी फ्लोरा को बुला लेता है और स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है और फ्लोरा ये सुनकर मान जाती है। तो यहीं से नेक्स्ट एपिसोड भी स्टार्ट होता है। तो हम लोग फ्लोरा को देखते हैं जो स्टेट में आ गई होती है और फिर फ्लोटिंग फ्लेम को कास्ट करने लगती है और काफ़ी फास्ट तरीके से कास्ट करती है। जब ये क्लास के स्टूडेंट देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, वाओ ये तो बहुत फास्ट है और लूमस फैमिली की डॉटर से यही तो उम्मीद की जा सकती है। और इसके बाद एमसी को देखते हैं जो फ्लोरा के स्पेल के स्पीड को चेक कर रहा होता है और चेक करने के बाद कहता है, तुम्हें इस स्पेल को कास्ट करने में 4.78 सेकंड लगा है और ये स्पीड सेकंड ईयर के स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल लगती है और साथ ही प्रोसेस भी एकदम परफेक्ट है। तो हम लोग फ्लोरा को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में होती है, तो कहती है ये तो कुछ नहीं था। तो हमसे ये सुनकर बोलता है ये अभी भी स्लो है। और जब ये फ्लोरा सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन देती है और एमसी की तरफ देखने लगती है, जबकि हमसे कहने लगता है ये थर्ड रैंक के मैच के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्लो है और थर्ड रैंक का मैच भी इसे 4.1 सेकंड में कास्ट कर देता है। जब ये फ्लोरा सुनती है तो कहने लगती है, और प्रोफेसर अगर मुझे थोड़ा और टाइम प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए तो मैं इसे और भी फास्ट कर सकती हूँ। लेकिन हम लोग अपने एमसी को देखते हैं जो कहने लगता है ये 4.4 सेकंड भी बहुत ही स्लो है। और जब थर्ड रैंक के मैच के स्पेल कास्टिंग के स्पीड को ही स्लो बता देता है तो ये सुनकर पूरी क्लास ही शॉक्ड हो जाती है और क्लास के स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं, प्रोफेसर का इस बात से क्या मतलब? क्या प्रोफेसर ऐसा कर भी पाएंगे? आखिर वो कितना फास्ट कर सकते हैं? तो ये सब बातें क्लास में चल ही रही होती हैं। तो हम लोग एमसी को देखते हैं जो अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेता है और फिर सभी से कहने लगता है, सभी इधर ध्यान दें, फ्लोटिंग फ्लेम की किस तरह से कास्ट किया जाता है। और इतना कहने के बाद एमसी स्पेल को कास्ट करने लगता है। तो हम लोग देखते हैं एमसी के स्टाफ से एक सीधी लाइन की फ्लेम निकलती है और जब फ्लोरा ये देखती है कि एमसी फ्लोटिंग फ्लेम की टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और ये सब सोचकर फ्लोरा हैरान हो ही रही होती है कि हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि फ्लोटिंग फ्लेम के स्पेल को कास्ट कर चुका होता है। और जब फ्लोरा फ्लोटिंग फ्लेम के स्पेल को उसी स्पेल से कास्ट होते हुए देखती है तो फ्लोरा बहुत ही ज़्यादा अमेज होती है और स्पीड की वजह से तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही पूरी क्लास भी इसी वजह से अमेज हो जाती है और कई स्टूडेंट तो शौक के मारे अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, अभी अभी क्या हुआ, स्पेल इतनी जल्दी कास्ट कैसे हो गया, ये तो 1 सेकंड से भी पहले हो गया। और इसी तरह की बातें होने लगती हैं। तो हम लोग फ्लोरा को देखते हैं जो कि अभी भी शॉक्ड होती है और यही सोच रही होती है कि मैंने साफ साफ देखा कि फ्लोटिंग फ्लेम की इस टेक्निक नहीं थी और ना ही फ्लोटिंग फ्लेम के स्पेल को पूरा करने के लिए किसी प्रोसेस को किया गया है। और उसके बाद हम लोग एमसी को देखते हैं जो सभी से कहता है, क्या तुम लोगों ने देखा? अगर जिसने भी नहीं देखा हो तो मैं उनके लिए दोबारा करके दिखा सकता हूँ। तो एमसी एक बार फिर से स्पेल को कास्ट करने लगता है और उतनी ही स्पीड में कास्ट करता है। और जब फ्लोरा ये देखती है तो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड होती है और स्टूडेंट भी उतने ही ज़्यादा अमेज्ड होते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने एमसी को देखते हैं जो अपने ही स्पेल की स्पीड को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद सभी स्टूडेंट से कहता है, मैंने फ्लोटिंग फ्लेम को कास्ट किया और मुझे ये करने में 0.24 सेकंड लगा है और ये मौजूदा रिकॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंट है। हालांकि तुम लोगों को इसमें कुछ गलत लगेगा क्योंकि जब मैंने पहली बार कास्ट किया तो टेक्निक में फ्लोटिंग फ्लेम नहीं निकल रही थी, लेकिन जो निश्चित है वो ये है कि मैंने फ्लोटिंग फ्लेम के स्पेल को कास्ट किया। या तो फिर तुम लोग इसे इस तरह समझ सकते हो, एक स्पेल का यूज दूसरे स्पेल को कास्ट करने के लिए किया जाता है। तो शौक तो होते हैं लेकिन फिर आपस में बातें करने लगते हैं, एक स्पेल का यूज दूसरे स्पेल को कास्ट करने के लिए। तो दूसरा बोलने लगता है, ये क्या बला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तभी एमसी सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, तुम लोग इसे एक यूनिक टाइप ब्लूप्रिंट कह सकते हो लेकिन मैं इसे कहता हूँ सोर्स कोड। और जब फ्लोरा इस तरह के सोर्स कोड का नाम सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि मैंने इस प्रकार के मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना और ये आदमी कहाँ से आया है और इसका बैकग्राउंड क्या है। और तभी एमसी फ्लोरा से कहने लगता है, फ्लोरा क्या तुम्हारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया? और फिर हम लोग फ्लोरा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होती है और बहुत ही धीरे आवाज़ से बोलती है, हाँ। और इतना सुनने के बाद एमसी फिर से फ्लोरा से कहने लगता है, फ्लोरा आपने बिना परमिशन के जब भी चाहा मेरे लेक्चर में इंटरफेयर किया क्योंकि तुम अपने क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाई, तो क्या तुम अपनी इस गलती को एडमिट करती हो? तो हम लोग फ्लोरा को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है और कहती है, मैं एडमिट करती हूँ। और जब हम लोग अपने एमसी को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और फिर कहने लगता है, तुम्हारे इस एक्शन ने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, इसलिए फ्लोरा रूमस मैं तुम्हें 10 पेनल्टी पॉइंट्स देता हूँ
और फिर हम लोग फ्लोरा को देखते हैं, जो ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन ये सुनकर क्लास में बातें होने लगती हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या फ्लोरा को पेनल्टी पॉइंट मिले? लेकिन फ्लोरा के फ्रेंड को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा की चिंता कर रही होती है, क्योंकि फ्लोरा को पहली बार पेनल्टी पॉइंट मिले होते हैं, तो ऐसा तो होना ही था। लेकिन हम लोग फ्लोरा को देखते हैं, जो गुस्से में अपने दाँतों को ज़ोर से दबाए होती है और बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से को शांत किए होती है। लेकिन फिर वहाँ से जाने लगती है, और जब फ्लोरा जा रही होती है, तभी एमसी कुछ बोलने लगता है। अब जिसे सुनकर फ्लोरा रुक जाती है, तो हम लोग अपने एमसी को देखते हैं, जो कह रहा होता है, "फ्लोरा, तुमने फ्लोटिंग फ्रेम की जो टेक्निक दिखाई है, उसका प्रोसेस परफेक्ट था। तो मैं तुम्हें 10 अवॉर्ड पॉइंट देता हूँ। और हाँ, मैं जीनियस स्टूडेंट से हेट नहीं करता, बल्कि मैं उनकी स्किल और टैलेंट की प्रशंसा करता हूँ।" और जब फ्लोरा ये सुनती है, तो अपने हाथ की मुट्ठी को ज़ोर से बाँध कर कहती है, "थैंक यू प्रोफ़ेसर", और वहाँ से चली जाती है। तो हम लोग कुछ स्टूडेंट को देखते हैं, जो कह रहे होते हैं, "मैं तो बहुत खुश हूँ", और दूसरी कह रही होती है, "इसका मतलब तो यही हुआ कि पेनल्टी पॉइंट कभी मिले ही नहीं।" और हम लोग वहीं पीछे कुछ स्टूडेंट देखते हैं, जो कि पता नहीं किस बात के लिए दुखी होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्या इनको यहाँ पे तमाशा देखना बहुत मज़ा आता है क्या? खैर ऐसे स्टूडेंट तो हर क्लास में होते ही हैं, स्कूल में भी होते हैं। और फिर हम लोग फ्लोरा को देखते हैं, जो अपनी सीट के पास आ गई होती है। तो फ्लोरा की फ्रेंड फ्लोरा से कहती है, "फ्लोरा, क्या तुम ठीक हो?" तो फ्लोरा कहने लगती है, "हाँ यार, मैं ठीक हूँ, और मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए तुम्हारा थैंक्स चेरिल।" तो फाइनली हम लोगों को इस लड़की का नाम पता चल जाता है। तो ये सुनकर चेरिल बहुत ही खुश हो जाती है और हँसते हुए कहने लगती है, "अब मुझे अच्छा लग रहा है", और इसके बाद दोनों ही शांत होकर बैठ जाती हैं। लेकिन हम लोग फ्लोरा को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंटेंस लुक के साथ एमसी को देख रही होती है, और इसका कोई भरोसा नहीं कि आगे अब ये क्या करेगी। उसके बाद हम लोग एमसी को देखते हैं, जो कि अपने कोट को टाँगने लगता है, और कोट को टाँगते हुए कहता है, "आज से मैं इस क्लास को ऑफ़िशियल तौर पर शुरू कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कुछ स्टूडेंट को चुनने वाला हूँ, जो कि मेरे सोर्स कोड को सीख सकें। लेकिन जो भी स्टूडेंट सोर्स कोड को सीखना चाहता है, तो उन्हें हार्ड वर्क करना होगा।" तो ये सुनकर क्लास के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एमसी उन्हीं को ना बुला ले, जिस वज़ह से वो लोग डर रहे होते हैं। और उसके बाद एमसी क्लास में पढ़ाने लगता है, तो हम लोग एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि एमसी की टीचिंग स्किल से काफ़ी ज़्यादा अमेज़ होता है। वो सोच रहा होता है, "मैंने जो भी प्रोफ़ेसर के बारे में जो रूमर सुने हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने कहीं बेकार क्लास को तो नहीं चुना। लेकिन मैंने जो यहाँ आकर देखा, उसके अकॉर्डिंग तो प्रोफ़ेसर काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग है, और मैं बहुत खुश हूँ सेरेन अकेडमी में आकर।" और इसके बाद क्लास के एंड होने का टाइम हो जाता है, तो एमसी कहता है, "आज की क्लास यहीं एंड होती है", और फिर कोट को पहनकर जाते हुए कहता है, "सभी लोग वापस जाकर इसे रिवाइव करें।" और इसके बाद क्लास में वही स्टूडेंट इतना ज़्यादा खुश होता है कि खुशी के मारे बोलने लगता है, "ये तो बहुत ही अमेज़िंग है, और ये सोर्स कोड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा।" और इस आवाज़ को एक नोवा स्टूडेंट सुन लेता है, तो वो कहता है, "ओहो!" और ये सुनकर हमारा छोटा बेटी उधर देखने लगता है। तो हम लोग उधर उसी बिगड़ैल नोवेल को देखते हैं, जो हम लोगों की छोटी बेटी का मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, "क्या बस तुम लोग इतनी छोटी से छोटी चीज़ को देखकर इतना हैरान हो जाते हो? और तुम्हारी हरकतों को देखकर लग रहा है कि तुम एक मूर्ख हो, और यही कारण है तुम जैसे कॉमनर लोगों का।" हाँ, तो गाइस, हमारा छोटा बेटी एक कॉमनर है। और हाँ गाइस, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मानवा में नोबल और कॉमनर के बीच फाइट तो देखने को मिलती रहेगी। और हमारा छोटा बेटी ये सुनकर पहले तो मूर्खों की तरह उस बिगड़े नोबल की तरफ तो देखता है, और फिर अपने आस-पास देखने लगता है, और देखने के बाद मूर्खों की तरह हँसते हुए कहता है, "ओह! तुम मुझसे बात कर रहे थे?" और जब इस तरह की बातें बिगड़ैल चंद सुनता है, तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, और चिल्लाते हुए कहता है, "क्या मैं तुम्हें कोई मज़ाक लगता हूँ?" तो ये सुनकर छोटा बेटी थोड़ा डर जाता है, और हकलाते हुए कहता है, "नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?" लेकिन हमारा बिगड़ैल चंद गुस्से में आग बबूला हो गया होता है, तो कहता है, "क्या तुम बेरन फेलियो के फर्स्ट सन जेवन को नाराज़ करने की कोशिश कर रहे हो?" तो हमारा छोटा बेटी डरते हुए कह रहा होता है, "नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा ये मतलब नहीं था।" और तभी यहाँ पर एक और स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो कि पहने हुए होता है हाफ चड्ढा, तो मैं इसे कहूँगा हाफ चड्ढा। तो अपना हाफ चड्ढा ये सुनकर कहने लगता है, "क्या तुम बेरन फेलियो की फैमिली के बारे में बात कर रहे हो?" तो ये सुनकर हमारा बिगड़ैल चंद उधर देखने लगता है, और हँसते हुए बोलता है, "हे हे! क्या सेरोन अकेडमी आजकल नन्हे-मुन्ने बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रही है?" तो ये सुनकर हमारा हाफ चड्ढा उससे बोलता है, "एक बिगड़ैल फैमिली का बिगड़ैल चंद जब एक्सेप्ट हो सकता है, तो मैं तो उससे बेहतर ही हूँ।" और ये सुनकर बिगड़ैल चंद का गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच जाता है, तो गुस्से में अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेता है, और कहता है, "ये गुंडा, तू गुंडा, क्या एक महान आदमी का अपमान करने का साहस कर रहे हैं? तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी होगी।" और इतना कहने के बाद अटैक करने जा रहा होता है।
तो हमारा हाफ चड्डा बहुत ही खतरनाक तरीके से बिगड़ेल चंद को घूरने लगता है और फिर गुस्से से कहता है, कोशिश करके तो देख। और ये सुनकर और इतना गुस्सा देखकर बिगड़ेल चंद की फट जाती है, तो कुछ भी बोल नहीं पाता है। लेकिन अपना हाफ चड्डा बिगड़ेल चंद की ओर बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कहने लगता है, मैंने कहा कोशिश करके तो देख, फिर देखते हैं कि आगे होता है क्या। और भले ही तुम एक नोबल हो, अगर तुम सेरेन एकेडमी के स्पोर्ट फ्री में पकड़े गए तो यहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। और जब क्लास के अंदर तुम आए तो क्या तुम्हें अंदर आने के लिए पहले नोटिस मिली? और साथ ही अपने आसपास की सिचुएशन को देखकर चिल्लाओ, क्योंकि अभी भी यहाँ पर लोग हैं। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी होते हैं और इन्हीं लोगों की तरफ देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और जब बिगड़े चंद ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और जाते हुए गुस्से में हाफ चड्डा से कहता है, तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और हाँ गाइस, हाफ चड्डा कोई नॉवल नहीं है बल्कि कॉमनर है। वो तो बस अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा इसलिए रखता है ताकि कोई उसे कॉमनर ना समझे। और जब बिगड़े चंद वहां से चला जाता है तो छोटा बेटी चैन की सांस लेता है और फिर एकदम से खुश होते हुए कहता है, धन्यवाद भाई मेरी मदद करने के लिए, मैं एडिन हूँ, लेकिन गाइस मैं इनका नाम नहीं लेने वाला। और जब हाफ चड्डा ये सुनता है तो कहता है, मैं लियो हूँ और इतना थैंक्सफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये देखकर गुस्सा था क्योंकि वो एक नोबल होकर भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। अब ये सुनकर छोटे बेटे को पता नहीं क्या हो जाता है जिससे सुनकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही चमकती हुई आंखों के साथ हाफ चड्डा से कहता है, भाई तुम कितने अच्छे हो। और इस तरह की हरकतों को देखकर हाफ चड्डा कहता है, क्या तुमने सुना भी है कि मैंने क्या कहा? और जब छोटा बेटी हाफ चड्डा की बातों को नहीं सुनता है तो हाफ चड्डा वहां से जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ। अब ये देखकर छोटा बेटी परेशान होते हुए कहता है, मैं भी चलूंगा। तो ये सुनकर हाफ चड्डा कहता है, क्या तुम्हें पता भी है मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये सुनकर छोटा बेटी कहता है, जो टेक्स्ट बुक तुम्हारे हाथों में है वो एल्केमी की है ना, वो मेरी अगली क्लास भी है। तो ये सुनकर हाफ चड्डा घूमकर कहता है, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, मुझे क्या। और इसके अलावा एक बात और कि इस प्रकार की हरकतों को करना बंद करो। तो ये सुनकर छोटा बेटी को समझ नहीं आता है तो कहता है, कैसी हरकतें? तो ये सुनकर हाफ चड्डा कहता है, यही बेकार की हरकतें और कॉमनर वाली हरकतें, और इसी तरह की हरकतों की वजह से तुम ठीक से मैजिक भी नहीं सीख पा रहे हो। तो ये सुनकर छोटा बेटी खीसे पकड़ते हुए कहता है, ओह क्या ये सच है? मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन तभी हाफ चड्डा कहने लगता है, तुम्हें ये जानना होगा कि सेरेन एकेडमी के आसपास क्या हो रहा है और खास करके सेकंड ईयर के हाई स्टेटस वाले स्टूडेंट के बारे में जानना होगा, जिसमें सबसे पहली फ्लोरा लूमस सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। तो ये सुनकर छोटा बैटरी कहता है, अच्छा वो जिसको कि पेनल्टी पॉइंट मिले थे? तो ये सुनकर हाफ चड्डा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और मैंने ये भी सुना है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बेकार है और उसी की वजह से पिछले प्रोफेसर ने रिजाइन किया था। और इसके बाद एक्जिलियन अम्पायर की नोबल लीनेज थर्ड प्रिंसेस एलेंडियोल वॉन एक्जिलियन है, लेकिन गाइस हम लोग इसे वॉन कहेंगे। और हम जैसे कॉमनर उससे बात भी नहीं कर सकते, अगर हम उनसे बात करेंगे तो हमारे ही साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर छोटा बैटरी कहता है, अच्छा वो भी क्लास को अटेंड कर रही थी? तो ये सुनकर हाफ चड्डा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एक लास्ट नोबल और है जो सभी लार्जेस्ट नोबल फ्रैक्शन को लीड करता है, और वो सेकंड ईयर स्टूडेंट का फ्रूडेन वलबर्ग है। जब छोटा बेटी वेलबर्ग नाम को सुनता है तो काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या आपका वेलबर्ग से आपका तात्पर्य है थ्री ड्यूकल फैमिली से? तो ये सुनकर हाफ चड्डा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो लोग हम जैसे कॉमनर को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझते, इसलिए उनसे तो बच कर ही रहना। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है कि वो अभी भी क्लास में नहीं आते हैं। और फिर दोनों साथ में वहां से जाने लगते हैं। तो छोटा बेटी चलते हुए कहता है, खैर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, अगर और कोई बचा हो तो बताओ। तो ये सुनकर हाफ चड्डा गुस्सा करते हुए कहता है, कुछ और भी है, लेकिन मैं तुम्हें रास्ते में चलते हुए बताऊंगा। तो ये सुनकर छोटा बेटी कहता है, चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम बाद में मेरे साथ खाना खाने चलोगे? तो ये सुनकर हाफ चड्डा छोटा बेटी पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं क्यों जाऊं? और इसके बाद हम लोग क्लास के अंदर एक और खिसकी खोपड़ी वाले स्टूडेंट को देखते हैं, जो हमारे छोटे बेटी और हाफ चड्डा को बहुत ही कातिलाना निगाहों से घूर रहा होता है। और इसी के बाद हम लोग एमसी को कहीं जाते हुए देखते हैं, लेकिन एमसी चलते चलते बहुत कुछ मन में सोच रहा होता है। तो गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो एमसी ने जब क्लास में सोर्स कोड के बारे में बताया था तो स्टूडेंट सोर्स कोड के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे। और एमसी ये भी बताता है कि मैंने सोर्स कोड को कैसे बनाया। तो एमसी अपने अर्थ की एडवांस साइंस की नॉलेज की मदद से इन सोर्स कोड को बनाया होता है, और एमसी इन सोर्स कोड की मदद से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए एमसी आगे की प्रिपरेशन करने लगता है। और इसी तरह सोच विचार करते करते एमसी एक रूम के पास आकर रुक जाता है और उस रूम को देखते हुए कहता है, क्या यही मेरा पर्सनल ऑफिस है?
और उसके बाद उस रूम को दरवाजे को खोलता है तो एमसी को वहाँ पर प्रिंसिपल दिखती है। और जब प्रिंसिपल एमसी को देखती है तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, बाप रे बाप। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने बाप रे बाप क्यों कहा। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल कहती है, वेलकम प्रोफेसर लूजर चार्ल्स, आप कैसे हैं और आपको ये ऑफिस सुंदर तो लगा। तो हम लोग एमसी को देखते हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तो फिर कुछ देर बाद दोनों लोगों को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर एमसी कह रहा होता है, वो सब तो ठीक है लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा क्या खींच लाया। तो ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़े गुस्से में कहती है, क्या मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तो ये सुनकर एमसी कहता है, मैं बस क्यूरियस हूँ और कुछ नहीं, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं अभी भी बहुत थका हुआ हूँ। और जब प्रिंसिपल ये सुनती है तो हंसते हुए कहने लगती है, प्रोफेसर लूजर, आप इस सरण एकेडमी के वैल्यूएबल लेक्चरर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब से मुझे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर अटेंशन देनी होगी। और उसके बाद प्रिंसिपल एमसी को देखने लगती है। और गाइस, प्रिंसिपल की एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, और इस एबिलिटी के बारे में आगे पता चल जाएगा तो मैं वही डिटेल में बता दूंगा। और फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जिसको कि प्रॉब्लम होने लगती है तो मन में कहने लगता है, आखिर क्यों जब मैं आंखें मिलाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है, प्रोफेसर लूचर, आपका रिएक्शन बहुत ही ठंडा है और जब मैं यहाँ थी तो मुझे लगा था कि आप सरप्राइज होंगे। तो ये सुनकर एमसी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं सरप्राइज हुआ था। और मन में कह रहा होता है, अगर आधी रात में मेरा सामना किसी घोस्ट से भी हो जाए तब भी मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊँगा जितना तब मैं हुआ जब मैंने आपको यहाँ पर देखा। और फिर प्रिंसिपल कहने लगती है, जब मैं सभी न्यूली प्रोफेसर से मिलकर यहाँ आ रही थी तो सभी प्रोफेसर सरप्राइज थे कि मैं आपसे सबसे लास्ट में मिलने क्यों आई। जब एमसी को ये पता चलता है कि प्रिंसिपल सबसे लास्ट में मेरे पास आई है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और मन में कहने लगता है, आखिर मैं ही क्यों लास्ट था और क्या प्रिंसिपल को मुझ पर शक हुआ है। अगर ऐसा है तब भी मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है क्योंकि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए काम करता हूँ। कि तभी प्रिंसिपल कुछ पेपर को देते हुए कहती है, मैंने सुना कि आपने अपने लेक्चर में कुछ नए बच्चों को जोड़ा है। तो ये सुनकर एमसी कह रहा होता है, हाँ मैंने कुछ बच्चों को जोड़ा है लेकिन मैं अपनी क्लास के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। तो ये सुनकर प्रिंसिपल कहने लगती है, मैं आपकी गलतियों को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं आपके मेथड से सहमत हूँ। और हाँ, फर्स्ट ईयर में कुछ अमेजिंग बच्चे हैं और उन्हीं में से एक ऐसा बच्चा है जो अनकॉमन मैजिक को भी यूज़ करता है। तो ये सुनकर एमसी अटेंडेंस लिस्ट को लेते हुए कहने लगता है, क्या ऐसा है? मुझे तो अभी-अभी अटेंडेंस शीट मिली है। लेकिन फिर प्रिंसिपल कहने लगती है, एक बात और है जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी क्लास को प्रिंसिपल भी अटेंड करती है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो तो उससे बचने के लिए ज़्यादा ध्यान दें। और जब एमसी को ये पता चलता है कि प्रिंसिपल भी क्लास को अटेंड करती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। वहीं प्रिंसिपल हँसते हुए कहने लगती है, प्रोफेसर लूचर, मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा आशा है। और इतना कहने के बाद प्रिंसिपल उठ जाती है और उठकर कहती है, और वैसे भी मुझे खुशी है कि आप अपना पहला लेक्चर अच्छे से समाप्त करने में सफल रहे और बच्चों ने जो उम्मीद आपसे की थी उनकी उम्मीद खराब नहीं हो गई, इसलिए अब मुझे चिंता नहीं है। लेकिन तभी एमसी कहने लगता है, आप मेरे साथ चाय तो पी लीजिए। और ये सुनकर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जाते हुए कहने लगती है, मैं आपके साथ तो चाय पी थी लेकिन मेरे पास काम का पहाड़ है, इसलिए मेरा भी ख्याल रखिए प्रोफेसर लूजर। और फिर गेट को खोलकर बाहर आ जाती है। तो हम लोग वेलफोर्ड को देखते हैं जो प्रिंसिपल से कहने लगता है, क्या कुछ गलत है? ये सुनकर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक में कहने लगती है, क्या मिस्टर लूचर विश्वास करने के लायक है? अगर मैं सच कहूँ इस बारे में कुछ नहीं जानती। और फिर प्रिंसिपल और विलफोर्ड चलते-चलते बातें करने लगते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल कह रही होती है, मैं उन पर नज़र रख रही हूँ जो सबसे अधिक सस्पिशियस हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँची हूँ। तो ये सुनकर विलफोर्ड कहने लगता है, क्या ऐसा है? यदि प्रिंसिपल ने कदम बढ़ाया है तो मुझे लगता है कि कुछ प्रोग्रेस तो हुई होगी। तो ये सुनकर प्रिंसिपल स्माइल करने लगती है और फिर कहने लगती है, मैं इस बारे में नहीं जानती कि मेरे कैप्टिवेटिंग वसकानिया से 2 बार मिलने के बाद भी वो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ हुआ। हाँ, तो गाइस, ये वही मैनिपुलेटिंग स्किल कैप्टिवेटिंग वसकानिया है और ये एक तरह की इविल आई है, जो कि प्रिंसिपल की बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। और इतना बोलने के बाद मन में सोचने लगती है, यदि वो 4th रैंक का था तो उसको इसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन मेरी इविल आई का सामना करने के बाद भी वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा सका। तो इसका मतलब तो यही है कि उसने अपनी इच्छा से मेरी इविल आई की पावर का विरोध किया। तब तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़का है। हाँ, तो गाइस, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्रिंसिपल की रियल एज क्या है और इस बारे में अभी तक बताया भी नहीं है राइटर ने। और प्रिंसिपल यही सोच रही होती है कि क्या होता अगर शायद ट्रेन पर आतंकी हमला महज एक धोखा होता और लूजर नाम का आदमी हमले के बीच बदल गया हो। लेकिन फिर प्रिंसिपल विल्फ्रेड से कहने लगती है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
तो ये सुनकर विल्फ्रेड कहने लगता है, मैं वास्तव में अभी तक नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से एक नॉर्मल इंसान नहीं है। और फिर दोनों ही हँसते-हँसते बातें करने लगते हैं। तो विल्फ्रेड कह रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर लूज़र नॉर्मल आदमी नहीं है, बस मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ये सुनकर प्रिंसिपल हँसते हुए कहने लगती है, मुझे आपकी एबिलिटी पर भरोसा है, आप तो ये जानते ही हैं। लेकिन अगर मैं मिस्टर लूज़र पर भरोसा कर रही हूँ, तो मुझे उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और फिर दोनों ही हँसते-हँसते और बातें करते-करते चले जाते हैं। और फिर हम लोग अपने एमसी को बहुत ही खराब हालत में देखते हैं और ये सब प्रिंसिपल की इविल आइज़ की वजह से हुआ होता है, जिस वजह से एमसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में कहने लगता है, मुझे लग ही रहा था कि वो बातचीत करने के बहाने मुझसे पूछताछ करने आई है। वेल जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि उसको मुझ पर शक हो जाए, इसलिए अब मुझे बहुत ही संभल कर चलना है। और फिर अटेंशन शीट में देखने लगता है और कहने लगता है, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि लूमस फैमिली की एक इन्फ्लुएंस ड्यूक फैमिली है, तो ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली उस घटना के लिए मुझ पर दबाव डालेगी, लेकिन क्या वो इस बात को अपने दिल पर ले लेगी? पर मैंने तो 10 अवार्ड पॉइंट्स भी दे दिए। और हाँ, प्रिंसिपल ने मुझे और भी बच्चों के बारे में बताया था जो काफ़ी होनहार हैं, जिसमें से एक न्यू कॉमर है जिसे मैजिक टावर से भी सपोर्ट है, यहाँ तक कि एम्पायर की प्रिंसेस तक को। और फिर एमसी उसी छोटे बैटरी की फ़ोटो को देखता है और उसे देखकर कहने लगता है, क्या ये वही लड़का है जिसके पास अनकॉमन मैजिक है? हाँ, तो गाइस अभी तक अनकॉमन मैजिक के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई गई है, तो जब पता चलेगी तो मैं बता दूँगा। फिर एमसी उस फ़ोटो को देखकर कहने लगता है, इस लड़के का फेस मुझे फ़ैमिलियर सा लगता है, वेल इस बारे में याद रखूँगा। वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसिपल को मुझ पर ज़रा-सा भी भरोसा नहीं है, तो क्या ऐसे में मुझे सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन के साइड में रहना चाहिए? फ़िलहाल मेरे बचने का चांस यही है कि मुझे अपने प्रोफ़ेसर की जॉब को बहुत ही अच्छे से करना है और यही मेरे लिए सही होगा। तभी कोई गेट को खटखटाता है, जिसे सुनकर एमसी गेट खोलकर उसके पास जाता है और हम लोग बाहर एक आदमी को देखते हैं जो एमसी से कहता है, हेलो मिस्टर लूजर, मैं इसे डिलीवरी करने आया हूँ। तो एमसी उससे एक पेपर को ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है और उसे पढ़कर कहने लगता है, क्या एक पेट्रोल वारंट? तो ये सुनकर वही आदमी कहता है, हाँ प्रोफेसर लूजर, क्योंकि आज आपकी बारी है। तो एमसी उस पेपर को पढ़ता है, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं बताया जाता है। और फिर वही आदमी जल्दी में जाते हुए कहने लगता है, वैसे भी मैंने तुम्हें दे दिया है तो मैं अब छुट्टी लूँगा। तो एमसी उसकी बातों को सुनकर पेट्रोल वारंट में देखने लगता है और इसके बाद हम लोग एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं, जिसमें बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी कोई ज़ोर से चिल्लाता है, तो हम लोग एक नकचड़ी को देखते हैं जो किसी कॉमनर के ऊपर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुमने मुझे क्या कहा? एक बार फिर से कहो। तो वही कॉमनर नकचड़ी की बातों को सुनकर कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, क्योंकि इस प्लेस को कोई भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता है। अगर तुम इस वजह से अनकंफर्टेबल हो, तो तुम क्यों नहीं चली जाती? तो ये सुनकर नकचड़ी बोलती है, क्या तुम जैसे कॉमनर भी मुझे सिखाएँगे कि मुझे क्या करना है? तो ये सुनकर वही लड़की बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि सेरेन अकेडमी किसी भी स्टूडेंट के उसके स्टेटस और ब्लड लाइन देखकर भेदभाव नहीं करती? तो ये सुनकर नकचड़ी हँसने लगती है और फिर बोलती है, क्या तुम इन बातों पर विश्वास करती हो, जो सिर्फ़ तुम्हें लोगों को खुश करने के लिए कही जाती हैं? वहीं पीछे से नकचड़ी के 2 चमचे ये देखकर बहुत मज़े मार रहे होते हैं। तभी एक चमचा कहने लगता है, ये कॉमनर लोग कितने मूर्ख होते हैं, लेडी डायनमा, है ना? और फिर ज़ोर से हँसने लगते हैं और मज़ाक बनाने लगते हैं। अब ये देखकर उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तभी वही नकचड़ी उस लड़की से कहने लगती है, अगर तुमने सुन लिया हो, तो क्या तुम्हें एक कॉमनर के रूप में मेरे सामने घुटने टेक कर माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए? तो ये सुनकर वही लड़की वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। जब ये नकचड़ी देखती है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वहीं नकचड़ी के चमचे कहने लगते हैं, लेडी डायनमा, वो आपको इग्नोर करके जा रही है। अब ये सुनकर नकचड़ी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो गुस्से में अटैक करते हुए कहती है, तुम जैसे कचड़े लोग, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? और इतना बोलने के बाद अटैक को रिलीज़ कर देती है। अब ये देखकर नकचड़ी के चमचे भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन भाई कुछ भी कर लो, लेकिन भाई मैं कुछ भी कहूँ, इन दोनों से ज़्यादा कोई कमीना हो नहीं सकता। वहीं वो लड़की इस अटैक को अपनी ओर आते देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब जब अटैक उस लड़की को लगने ही वाला होता है, तभी कोई अटैक पर अटैक कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट उस लड़की के बहुत ही पास होता है, तो वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है और जब नकचड़ी ये देखती है कि उसके अटैक को किसी ने ख़त्म कर दिया है, तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कौन है? किसकी हिम्मत हुई मेरे बीच में इंटरप्ट करने की? तभी वही पर्सन जिसने अटैक किया होता है गुस्से में बोलता है, तुम क्या कर रही हो? तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट वहीं देखने लगते हैं। तो हम लोग अपने एमसी को देखते हैं, जो कि सभी से गुस्से में बोल रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सेमेस्टर की शुरुआत में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या तुम लोगों ने सिर्फ उनको मजाक समझ रखा है? वहीं वो लड़की एमसी को देखकर बोलती है, क्या प्रोफेसर लूजर? वहीं नकचड़ी भी एमसी को देखकर हैरान होती है। तभी एमसी मैजिक का यूज करके नीचे उतरने लगता है। उतरते हुए कह रहा होता है, अगर ये फाइट नॉर्मल होती तो मैं इसे वार्निंग देकर खत्म कर देता, लेकिन अब मुझे इसके बीच में आना होगा,
क्योंकि ये फाइट एक तरफा फाइट है। और फिर नीचे उतर कर नक्सड़ी की ओर जाने लगता है और ये देखकर नक्सड़ी मन में बोल रही होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं एमसी नक्सड़ी की ओर आते हुए बोल रहा होता है, श्रवण के लिए सभी स्टूडेंट इक्वल हैं, फिर चाहे कोई भी नोबल क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर नक्सड़ी को काफी ज्यादा एमसी पर गुस्सा आ रहा होता है और फिर एमसी उस नक्सड़ी से कहता है, तुम मेरे साथ चलो। और हम लोग नक्सड़ी को देखते हैं जिसको कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो पाता तो जोर से चिल्लाकर एमसी से कहती है, तू फॉलन अरिस्टोक्रेट। और ये सुनकर एमसी वहीं रुक जाता है। ये देखकर नक्सड़ी डरने लगती है। वहीं नक्सड़ी के चमचे घबराते हुए कहते हैं, लेडी डायनमा। तो हम लोग नक्सड़ी को देखते हैं जो डर के मारे अपनी मुट्ठी को कस के बांध लेती है। वहीं वो कॉमनर वाली लड़की एमसी को देखकर यही सोच रही होती है, अब क्या होने वाला है। और फिर हम लोग अपने एमसी को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, तुमने अभी अभी क्या बोला। और फिर नक्सड़ी की ओर आते हुए कहने लगता है, इसे फिर से कहना। और वहीं एमसी को गुस्से को देखकर वो कॉमनर वाली लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन नक्सड़ी डर के मारे कांप रही होती है। और तभी एमसी सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, क्या तुमने मुझसे फॉलन अरिस्टोक्रेट कहा। अब ये सुनकर नक्सड़ी की बोलती बंद हो जाती है। उसे को देखकर तो बहुत ही ज्यादा डरी होती है। और तभी हम लोग सेलेना मैडम को भागते हुए देखते हैं और काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती है। तो एक लड़की हड़बड़ाते हुए कहती है, सेलेना मैडम इस तरफ। और तभी सेलेना मैडम एमसी को देखकर हड़बड़ाते हुए चिल्लाती हैं, प्रोफेसर लूजर। और हम लोग देखते हैं कि एमसी ने नक्सड़ी को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया होता है और ये देखकर सेलेना मैडम प्रोफेसर लूजर कहकर चिल्ला रही होती हैं। और हम लोग नक्सड़ी को देखते हैं जिसने डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है। लेकिन फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसने मारा नहीं होता है बल्कि शोल्डर में बस हाथ रखा होता है। और फिर शाबाशी देते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा जो तुम्हें कहना चाहिए। लेकिन हम लोग सेलेना मैडम को देखते हैं जो एमसी को रोकने वाली होती हैं लेकिन फिर रुक जाती हैं। और भाई एमसी ने ऐसा काम ही किया होता है जिसे एक पल के लिए हमें भी लगा होता है कि एमसी ने नक्सड़ी को थप्पड़ मार ही दिया है। वहीं नक्सड़ी इस वजह से और भी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि एमसी ने माफ कर दिया होता है। और तभी एमसी बोलने लगता है, तुमने सही कहा, मैं फॉलन अरिस्टोक्रेट हूँ, लेकिन ये शेरॉन एकेडमी है और मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। और तुमने जो मुझसे कहा वो प्रोफेसर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो नक्सड़ी कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन फिर एमसी नक्सड़ी से बोलता है, तुम अभी यंग हो इसलिए तुम्हारे लिए इस वातावरण को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये सुनकर नक्सड़ी कुछ बोलने वाली होती है लेकिन फिर रुक जाती है। वही एमसी बोल रहा होता है, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, लेकिन आपने अपने क्लासमेट के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिनरी कार्रवाई मिलेगी। अब ये सुनकर नक्सड़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी एमसी उस स्टूडेंट से कहता है, लाइने क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। हाँ तो कैसी लड़की का नाम पता चल गया है। तो लाइने कहती है, मैं ठीक हूँ। अब जिसे सुनकर एमसी कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। फिर एमसी हम लोगों की सेलेना मैडम से बोलता है, मैं बाकी सब आप पर छोड़ता हूँ प्रोफेसर सेलेना। अब जिसे सुनकर हमारी सेलेना मैडम हैरान होती हैं लेकिन हाँ कह देती हैं। और फिर एमसी वहां से जाने लगता है। लेकिन हम लोग एमसी के फेस को देखते हैं, ऐसा लगता है कुछ तो बात है और सभी हमारे एमसी को ही देख रहे होते हैं। और उस टाइम का माहौल बहुत ही शांत होता है। लेकिन फिर हम लोग लाइने को देखते हैं जो सोच रही होती है, क्या प्रोफेसर लूजर मेरा नाम जानते हैं, क्या उन्हें याद है कि मैं उनकी क्लास को अटेंड कर रही थी और क्या उनके लिए हर कोई समान है। और ये सब सोच सोचकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही होती है कि यहाँ तक कि शर्माने लगती है और मन में यही बोल रही होती है, मैं उन्हें फॉलो करने के लिए अपना बेस्ट करूंगी। और फिर रात के टाइम हम लोग अपने एमसी को बेंच में बैठे हुए देखते हैं। लेकिन क्या गाइस तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया कि एमसी की तबीयत खराब लग रही है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सच में एमसी की हालत खराब होती है और कुछ ज्यादा ही खराब होती है। लेकिन फिर एमसी बड़ी मुश्किल से अपने कोट से एक बोतल को निकालने लगता है और फिर निकाल कर उस बोतल से 3 गोलियों को खा लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि एमसी की तबीयत थोड़ी सही हो गई होती है और एमसी मन में बोलने लगता है, मैं बच गया, अगर मेरे पास ये गोलियां नहीं होती तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता। और आखिरकार ऐसे समय में ही हंगामा क्यों हुआ। और फिर एमसी हम लोगों को बताता है कि जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर हुआ तो मुझे शुरुआती लक्षण महसूस हुए, लेकिन मुझे उस समय नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम हो गई और मेरी हालत खराब होने लगी। तो मैं वहां से निकलने वाला था लेकिन उस नक्सड़ी ने इतनी जोर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से शांत रखा। और अब जो गोलियां मैंने खाई हैं वो भी खत्म हो गई और अब मैं 5 दिनों तक ही रुक सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसी घटना हो सकती है जहां मुझे माना का यूज करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उसे कांटेक्ट करना होगा। हाँ तो गाइस एमसी अपने किसी साथी को उन गोलियों को मंगाने के लिए बात कर रहा है। तो हम लोगों को आगे ही पता चल जाएगा कि एमसी का साथी कौन है। और फिर सुबह हो जाती है तो हम लोग किसी को बोलते हुए देखते हैं, वेयरवुल्फ। तो एमसी वेयरवुल्फ नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर बोलता है, आपने क्या कहा।
तो गाइस ये हमारी सेलेना मैडम होती है और मेरिल्डा मैडम होती हैं और ये लोग साथ में खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग सेलेना मैडम एमसी से कह रही होती हैं, हाँ वेयरवुल्फ, क्योंकि जो स्टूडेंट कल लीथरवेल के लिए घूम रहे थे, उन बच्चों ने रात के कोहरे में एक ब्लैक शैडो को बिल्डिंग के छतों में घूमते हुए देखा। तो ये सुनकर एमसी बोलने लगता है, मुझे तो ये बिल्कुल एक सिटी की घोस्ट स्टोरी की जैसी लग रही है। तो ये सुनकर मेरी सेलेना मैडम एमसी के हाँ में हाँ बोलने लगती हैं और फिर सेलेना मैडम ये भी बोल रही होती हैं कि सिरोन एकेडमी के अंदर भी किसी ने वेयरवुल्फ को देखा है। तो ये सुनकर एमसी कुछ रिएक्शन तो नहीं देता है, लेकिन गाइस दाल में कुछ तो काला है। तो ये सुनकर एमसी बोलता है, क्या आपने सिरोन एकेडमी के अंदर की बात की? तो ये सुनकर सेलेना मैडम बोलती हैं, हाँ बेशक, क्योंकि सिरोन के अंदर भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। और क्या आप ये नहीं जानते कि सिरोन एकेडमी की 7 घोस्ट स्टोरीज भी हैं? तो ये सुनकर एमसी कहता है, ऐसा कुछ भी है? तो ये सुनकर सेलेना मैडम हंसने लगती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, हाँ क्या आप इस बारे में नहीं जानते? तो ये सुनकर एमसी बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ ज्यादा ही घोस्ट स्टोरीज के बारे में जानती हैं। तो ये सुनकर मेरी सेलेना मैडम हंसना बंद कर देती हैं लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं सेलेना मैडम को बहुत ही जोर जोर से हंस रही होती हैं और बातें बताने लगती हैं। तो मेरिल्डा मैडम को देखते हैं जो कि शांत बैठी होती हैं और वहीं सेलेना मैडम की चपड़ चपड़ सुन के एमसी पक चुका होता है और मन में बोल रहा होता है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और फिर सेलेना मैडम से कहता है, मैं समझ गया, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन हमारी सेलेना मैडम वो कहाँ सुनने वाली, वो अभी भी बोले चली जा रही होती हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा है। लेकिन फिर हमारी मेरिंडा मैडम ही एमसी से बोलने लगती हैं। तो ये सुनकर सेलेना मैडम फाइनली शांत हो जाती हैं। वही मेरिंडा मैडम एमसी से कह रही होती हैं, वैसे प्रोफेसर लूजर, मैंने सुना कि आपने अपनी पहली क्लास में एक बहुत ही फैंसी सब्जेक्ट पढ़ाया था, है ना? तो ये सुनकर सेलेना मैडम एक्साइटमेंट में थोड़ा जोर से बोल देती हैं, सोर्स कोड। अब जिसे सुनकर सिरेन को सभी टीचर इन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। तो ये देखकर सेलेना मैडम अपने मुंह को हाथों से बंद कर लेती है और शर्म के मारे अपने फेस को छुपा लेती हैं। लेकिन मेरिंडा मैडम एमसी से कहती हैं, हाँ ये वही है, क्या ये सच है? तो एमसी कहता है, सच कहा आपने। तो मेरिंडा मैडम धीरे से सेलेना मैडम से कहती हैं, तो ये सच है? तो सेलेना मैडम ये सुनकर कहती हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसा कोई मैजिक भी अस्तित्व में है। और फिर हम लोग और भी टीचर को देखते हैं जो अभी भी इन्हीं को देख रहे होते हैं। तो एमसी उन्हीं प्रोफेसर को देख रहा होता है, लेकिन तभी मेरिंडा मैडम एमसी से बोलने लगती हैं। तो एमसी उधर देखने लगता है। यहाँ पर मेरिंडा मैडम कह रही होती हैं, प्रोफेसर लूजर, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी को आपके स्पेल में इंटरेस्ट है और ये रूमर्स पहले ही फैल गया है। तो ये सुनकर एमसी कहता है, अच्छा मेरा स्पेल? और इतना कहने के बाद अपने खाने को खाने लगता है। तो ये सुनकर मेलिंडा मैडम बोलती हैं, क्या यहाँ केवल ग्राउंड ब्रेकिंग मैजिक को दिखाना ठीक है? जिसे सुनकर सेलेना मैडम बोलने लगती हैं, आपने सही कहा, यदि ये इतना बढ़िया है तो आप मैजिक टावर से एक पेटेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एमसी ये सब सुनकर बोलता है, मैं वास्तव में ऐसी किसी चीज की परवाह नहीं करता। फिर बाद में अपने मन में कहने लगता है, इसकी बजाय अगर मैं किसी पेटेंट के लिए नहीं जाऊँ तो मेरे लिए ही बेहतर होगा। तो एमसी हम लोगों को बताता है क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे लूटे जाने या पीटे जाने की आशंका है। खैर मुझे नहीं पता कि अगर मैजिक टावर से कोई सबसे पहले मेरे पास आया तो क्या होगा, लेकिन इस बात की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अदर प्रोफेसर भी हैं जो मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, खास करके क्रिस बेनीमोरे जो किसी को इस तरह घूर कर ही मार सकता है। लेकिन फिर एमसी वेयरवुल्फ के बारे में सोचने लगता है। और फिर रात हो जाती है और हम लोग एमसी को देखते हैं जो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तो मन में कहने लगता है, वो बहुत लेट हो गया। और तभी हम लोग एमसी के पीछे किसी के पैर को देखते हैं और वहीं एमसी चलते हुए मन में यही कह रहा होता है, क्या वो कुछ देर के लिए कहीं घूम रहा है? और तभी हम लोग उसके फेस को देखते हैं जो कि होता है एक वेयरवुल्फ। और गाइस ये पैंट क्यों पहने, ये बात मुझे समझ नहीं आई। खैर छोड़ो, आगे पता चल जाएगा। और तभी वो वेयरवुल्फ एमसी पर अटैक कर देता है और मुझे लगता है कि एमसी को सेंस हो गया है। और हम लोग एमसी को देखते हैं जो सच में वेयरवुल्फ के अटैक को डॉज कर देता है और फिर घूम कर वेयरवुल्फ के पीछे एक जोर की किक मारता है। तो वेयरवुल्फ जाकर दीवार में घुस जाता है और फिर धूल छटती है। तो हम लोग वेयरवुल्फ को उल्टा पड़ा देखते हैं। तभी एमसी उस वेयरवुल्फ से कहता है, मैं यही सोच रहा था कि तुम इतनी लेट क्यों हो, क्या यही मजाक करने का इंतजार कर रहे थे? तो ये सुनकर वेयरवुल्फ कहता है, डैम इट, मैं पकड़ा गया। और इतना कहने के बाद फिर खड़ा होने लगता है। तो वही वेयरवुल्फ एमसी से कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी। तो ये सुनकर एमसी कहने लगता है, यस लॉन्ग टाइम नो सी हांस। हाँ तो गाइस इस आदमी का नाम हांस है और एमसी हांस से बोल रहा होता है, हांस तुम अभी भी परेशानी खड़ी कर रहे हो बिल्कुल पहले जैसे, और अब तुमने क्या कर दिया है? तो ये सुनकर हांस कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं ऐसा कोई काम करूंगा? क्या मुझे मरना है? और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस औरत के पास एक कुत्ता है जो सीधा ही मेरी ओर दौड़ कर आ जाएगा और मुझे काट लेगा। तो ये सुनकर एमसी हंसते हुए बोलने लगता है, तुम सच में मजाक करने के लिए ही पैदा हुए हो। तो ये सुनकर हांस एमसी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें हंसने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वहां नहीं थे जिसके साथ ऐसा हुआ हो।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने मुझ पर कर्ज दे दिया है। फिर एमसी हम लोगों को हांस के बारे में बताता है कि हांस एक स्पेशल एबिलिटी वाला ह्यूमन है, क्योंकि जब भी उसे कोई एनिमल काटता है तो उसमें उस एनिमल के जीन विकसित हो जाते हैं और उसके बाद हांस कुछ भी कर ले वो उस एनिमल की तरह बन जाता है। हाँ तो गाइस कुछ एग्जांपल के तौर पर इन फोटोज को देख सकते हो। और फिर उसके बाद हांस एमसी से कहने लगता है, क्या तुम एंटीडोट लाए हो? तो ये सुनकर एमसी एंटीडोट को निकाल कर कहता है, हाँ मेरे पास है। तो हांस एंटीडोट को देखकर चैन की सांस लेता है और उसके बाद एंटीडोट को लगाते हुए एमसी से कहने लगता है, थैंक्स ब्रदर, मैं इस तरह से बनकर नहीं रह सकता। फिर हम लोग देखते हैं एंटीडोट को लगते ही हांस की बॉडी बदलने लगती है, तो हम लोग देखते हैं कि हांस की बॉडी ह्यूमन की जैसी दिखने लगती है। और उसके बाद हांस एमसी से कहने लगता है, यार मैंने कई दिनों से इस कुत्ते के रूप में रहकर गुजारे हैं। तो ये सुनकर एमसी बोलता है, ये तो पहले जैसा ही है जब और मेरे पास एक क्रिप्टेड सब्जुकेशन कमीशन था, लेकिन तब मैं अपने सामने एक विशालकाय चूहे को देखकर सरप्राइज हो गया था, क्योंकि तुम एक जाइंट चूहा बन चुके थे। तो ये सुनकर हांस कहता है, भगवान का शुक्र है कि इसका समाधान जल्दी ही हो गया, नहीं तो मैं मारा गया होता है। वैसे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहूँ, रूडीगर या रूडीगर चैलिस से। हाँ तो गाइस यहाँ पर राइटर ने लूजर की जगह रूडीगर कर दिया है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होना मत। और एमसी के ये फेक नेम है। और हाँ अभी भी कह रहा होता है, अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि लेटर में तुमने ये कहा था कि तुम एक थ्योरी प्रोफेसर बन गए हो, लेकिन तुमने ये आइडेंटिटी कब बना ली? वहीं हांस अभी भी हंसते हुए कह रहा होता है, और साथ ही वो रूडिगर लड़का जो ट्रेन पे मारा गया, वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और फिर हंसने लगता है। तो ये सुनकर एमसी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन उसे फर्स्ट ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन तुम सबसे पहले हंसना बंद करो। वहीं हांस बार बार फर्स्ट ऑर्डर के नाम को दोहराने लगता है। और जब एमसी ये देखता है तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहने लगता है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो ये सुनकर हांस काफी सोच विचार करके कहता है, हाँ मुझे याद तो है, क्योंकि कुछ समय पहले ही अंडरवर्ल्ड से कुछ नए लोग अपीयर हुए हैं और उन्होंने खुद को किसी प्रकार के ऑर्डर कहा है। तो ये सुनकर एमसी कहता है, मुझे यकीन है कि वे वही हैं, लेकिन इनका ग्रुप ब्लैक डाउन है। हाँ यही नाम है। तो हांस कहने लगता है, हाँ हो सकता है, लेकिन तुम लकी हो जो अभी तक बच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। तो ये सुनकर एमसी बोलता है, हाँ इसीलिए तो मुझे तैयारी करनी है। वैसे क्या तुम वो सूटकेस ले आए हो जो मैंने लाने के लिए कहा था? तो ये सुनकर हांस सूटकेस को निकाल कर देने लगता है। तो एमसी सूटकेस को लेते हुए कहता है, क्या तुमने इस सूटकेस को खोलकर नहीं देखा? तो हांस ये सुनकर कहता है, क्या मैं पागल हूँ जो इस सूटकेस को खोलूं? तभी एमसी हांस से कहता है, क्या तुम इतने दिनों से मेरा इंतजार स्वीडन में कर रहे थे? तो ये सुनकर हांस कहता है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम वहाँ नहीं आ सकते? हाँ तो इसके लिए तुम सॉरी मत बोलो। तो एमसी सूटकेस को खोलकर उन्हीं गोलियों को खाते हुए कहता है, वैसे वैसे भी हम दोनों ही मेडिसिन पर ही निर्भर हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब यहाँ तुम 2 दिन पहले आ गए थे तो लेटर में रुकने के लिए क्यों कहा? क्या तब नहीं मिल सकते थे? अब ये सुनकर हांस शॉक्ड होता है और बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो ये सुनकर एमसी बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब? क्योंकि परसों वेयरवुल्फ के बारे में अफवाह फैली हुई थी। तो ये सुनकर हांस गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं भाई, मैं तो आज ही लिब्राविल पहुंचा हूँ। अब जब दोनों को ही पता चलता है कि वेयरवुल्फ की अफवाह सच है, तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन फिर दोनों को ही कुछ सेंस होता है। तभी हांस को कुछ दिखता है, जिसे देखकर डरते हुए कहता है, हुआंग नीम उधर देखो। तो हाँ तो गाइस, एमसी का नाम हुआंग नीम है और ये रियल नेम है, बाकी सब फेक हैं। तो एमसी उधर देखते हुए कहता है, तो ये सच में वेयरवुल्फ है। हाँ तो गाइस, हम लोग एकदम पास से वेयरवुल्फ को देखते हैं, जो लग रहा होता है खूंखार और एक असली वेयरवुल्फ। और फिर हम लोग देखते हैं एमसी और हांस को, जो छिप गए होते हैं। और हांस एमसी से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि उसने अभी तक हमें सेंस नहीं किया है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। तो ये सुनकर एमसी बोलता है, अभी रुको, नहीं तो वो हमें नोटिस कर लेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो शिकार की तलाश कर रहा है। और फिर एमसी उस वेयरवुल्फ को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। तो एमसी को उस वेयरवुल्फ के गले में कुछ दिखता है, जिसे देखकर एमसी हांस से कहता है, हांस मुझे चेक करने जाना है। तो ये सुनकर हांस की फट जाती है तो और कहने लगता है, अरे भाई, क्या तुम उस वेयरवुल्फ को पकड़ना चाहते हो? और फिर हम लोग एमसी को देखते हैं अपने सूटकेस से कुछ निकालने लगता है और हांस से कहने लगता है, इस वेयरवुल्फ के गले में कुछ चमकदार चीज है और ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर पहनाया हो। तो ये सुनकर हांस कहने लगता है, ऐसा ऐसा कौन कर सकता है? तो हम लोग एमसी को गन लिए हुए देखते हैं और गन को लोड कर रहा होता है और फिर कहने लगता है, मुझे जाकर इसे चेक करना होगा। और फिर एमसी गन को रख लेता है। वहीं हांस कह रहा होता है, काफी टाइम हो गया है मुझे इसे देखे हुए, लेकिन क्या उस समय तुम्हारा कोई नाम नहीं था, या फिर वेन हाल्सिंग ही था? तो हम लोग एमसी को एक आइकॉनिक लुक को देखते हैं, जहां पर एमसी जाते हुए हांस को बताता है, अब्राहम वेन हल्सनिंग। हाँ तो गाइस, एमसी यही नाम यूज करता है जब कोई भी फाइट करता है तो। और जब एमसी वहां से आइकॉनिक एंट्री के साथ निकलता है तो वेयरवुल्फ एमसी को देख लेता
और एमसी को देखकर घूरने लगता है, लेकिन अपना एमसी बिना डरे वेयरवुल्फ की तरफ बढ़ रहा होता है। और जब वेयरवुल्फ एमसी को अपनी ओर आते हुए देखता है तो बहुत ही खूंखार तरीके से घूरने लगता है और एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है और जाकर सीधा एमसी के सामने लैंड होता है। लेकिन अपना एमसी उससे बिल्कुल नहीं डरता है और वहीं वेयरवुल्फ बहुत ही खतरनाक तरीके से एमसी को घूर रहा होता है। लेकिन एमसी उसे देखकर मन में बस यही बोलता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि इसके गले में कुछ तो बंधा है, लेकिन इन सब के पीछे कौन है ये जानने में तो और मजा आएगा। वहीं वहीं वेयरवुल्फ एमसी के सामने बहुत ही जोर से गुर्रा रहा होता है और फिर एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे एमसी बहुत ही आराम से पीछे हटकर बच जाता है और साथ ही उस जगह पर स्पेल को कास्ट कर देता है। लेकिन वेयरवुल्फ बिना रुके अटैक पर अटैक कर रहा होता है और एमसी भी हर अटैक से बच रहा होता है और साथ ही उस जगह पर स्पेल कास्ट कर रहा होता है। लेकिन फिर एमसी दीवार पर टकरा जाता है। वहीं वेयरवुल्फ अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो हम लोग एमसी को देखते हैं जो बहुत ही शांत होता है और फिर एक छोटे से स्माइल करता है। तो हम लोग देखते हैं वो स्पेल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे सुपर सोनिक वेव निकलती हैं, जो जिससे वेयरवुल्फ के कान में जोर का दर्द होने लगता है और नीचे गिर जाता है। और फिर हम लोग हांस को देखते हैं जो छिपा हुआ होता है और जब वेयरवुल्फ को इस तरह से धराशायी होते हुए देखता है तो कहने लगता है, इसे क्या हुआ, क्या इसने कल कुछ गलत खा लिया था। और फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो इस अटैक के बारे में बताता है कि मैंने इस स्पेल को खुद बनाया है, जिससे सुपर सोनिक वेव निकलती हैं जो चारों ओर गूंजती हैं, लेकिन इसे नॉर्मल ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं। और फिर वेयरवुल्फ को देखते हुए कहता है, लगता है इसके सर में कुछ ज़्यादा ही चोट लगी है। और फिर इंजेक्शन को निकाल लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर इतनी महंगी बुलेट खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि इस वेयरवुल्फ को किसने बनाया है। हाँ तो गाइस, ये वेयरवुल्फ एक इंसान है और इस बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। और फिर एमसी फेंक कर इंजेक्शन को लगा देता है और तभी एमसी के कानों में कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर कहने लगता है, पुलिस, डैम इट, इन्हें भी अभी आना था। और जब एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां से वेयरवुल्फ भागने लगता है, जिसे देखकर एमसी कहता है, ओ नहीं। और तभी एमसी अपने हाथों से एक चेन को ऊपर फेंकता है जो जाकर सीधा दीवार फंस जाती है। तो एमसी भी उसी के सहारे छत में चढ़ जाता है और पीछा करने लगता है और ये सीन देखने में कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का लग रहा होता है। और तभी एक पुलिस वाला वेयरवुल्फ और एमसी को देख लेता है तो चिल्लाकर कहने लगता है, वहां छत पर कोई है। वहीं दूसरा पुलिस वाला अपने साथियों से कह रहा होता है, इस एरिया के हर सस्पिशियस आदमी को पकड़ो। वहीं एमसी अभी भी वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वेयरवुल्फ बिना रुके भागता रहता है और फिर एक लंबी छलांग लगाता है और फिर वहीं रुक जाता है और फिर मुड़कर एमसी को देखने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि एमसी भी वहां आ जाता है और दोनों लोग ही ट्रेन के ऊपर होते हैं। और जब एमसी वेयरवुल्फ को रुका देखता है तो खुद भी रुक जाता है और फिर उस वेयरवुल्फ से कहता है, मैं तुम्हें बस पीटना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। और दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं और फिर अपना एमसी एक निंजा वाले वेपन को निकालता है और फिर कहने लगता है, अब मेरे पास यही ऑप्शन बचा है। और तभी वेयरवुल्फ एमसी पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर एमसी तुरंत उस स्टार से अटैक कर देता है, जिससे वेयरवुल्फ बहुत ही आसानी से बच जाता है और एमसी की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो स्टार घूमकर फिर से आने लगता है, जिससे वेयरवुल्फ बहुत ही मुश्किल से बच पाता है और अपना एमसी उस स्टार को पकड़ लेता है और फिर कहता है, तुम्हारे सेंसेस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मैं और नहीं खेलने वाला। और इतना कहने के बाद मैजिक से अटैक कर देता है जो सीधा जाकर वेयरवुल्फ को लगता है। और तभी एमसी अपने स्टाफ से उस मैजिक को अटैक को घुमाकर उस वेयरवुल्फ के सिर में मार देता है, जिससे वेयरवुल्फ का ध्यान हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एमसी बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वेयरवुल्फ ये देख लेता है तो बहुत ही तेजी से पीछे हट जाता है, लेकिन एमसी फिर से अटैक कर देता है जो जाकर वेयरवुल्फ के हाथ में लगता है। तभी एमसी एक और अटैक कर देता है, जिसे देखकर वेयरवुल्फ गुर्राने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वेयरवुल्फ ने एमसी के स्टाफ को पकड़ लिया होता है और तभी हम लोग एमसी को उसी स्टाफ से स्वॉर्ड को निकालते हुए देखते हैं और फिर घूमकर उसी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वेयरवुल्फ की आंखें फटी रह जाती हैं और फिर एक ही स्लैश में वेयरवुल्फ का हेड कट जाता है। और फिर हम लोग हंस को देखते हैं जो चलते हुए बातें कर रहा होता है और गुस्से में कह रहा होता है, मैं लगभग पकड़ा ही जाने वाला था। और उसने कहा था कि वो वेयरवुल्फ को पकड़ने गया है, लेकिन वो कब तक वापस आएगा। और ये सब बातें करते करते चल ही रहा होता है कि तभी वेयरवुल्फ का सिर आगे आकर गिरता है, जिसे देखकर हांस की बहुत ही बुरी वाली फट जाती है। और तभी एमसी भी वहीं आते हुए कहता है, सरप्राइज सरप्राइज। वहीं हांस एमसी पर बहुत ही गुस्सा करते हुए कहता है, कहीं से भी आ जाते हो, कम से कम मुझे बताया तो करो। लेकिन क्या ये वही वेयरवुल्फ है? अब ये मत कहना कि तुम इसे ले जाने वाले हो। तो ये सुनकर एमसी बोलता है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, इसलिए मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर हांस बोलता है, तो फिर तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो? अब जिसे सुनकर एमसी बोलता है, मैं इसे इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तो ये सुनकर हांस हंसते हुए कहता है, तुम अभी भी मेरी चालाकी से नाराज हो, तो क्या तुम मुझे वार्न करना चाहते हो? लेकिन फिर एमसी हांस को बताता है कि जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये रियल वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल वेयरवुल्फ है जो एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपनी अरेंजमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सुनकर हाथ चौंकते हुए कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने वाले हो? तो ये सुनकर एमसी बोलता है, हमें समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्लेस कई मायनों में राजधानी से बेहतर है। वैसे भी हमारे पास इस शहर में कुछ देर रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये सुनकर हांस बोलता है, तुम भी तो जानते हो कि यहाँ पर कितना खतरा है, क्या तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? तो ये सुनकर एमसी बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट होंगे जिससे सभी का ध्यान वहीं रहेगा और हम लोग सेफ रहेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट जानकारी को इकट्ठा करना है। तो ये सुनकर हांस कहता है, क्या सिर्फ मुझे? तो ये सुनकर एमसी कहता है, हाँ, क्योंकि फिलहाल मुझ पर संदेह किया जा रहा है, इसलिए मैं जल्दबाजी में कोई हरकत नहीं कर सकता। बस पहले कुछ जानकारी को इकट्ठा करो और मुझे बताओ, क्योंकि इसके बाद जो करना है वो मैं करूंगा। तो ये सुनकर हांस हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया, और जानकारी को इकट्ठा करना ये तो मेरी खासियत है। और इसके बाद सुबह हो जाती है और हम लोग एमसी को अपने पर्सनल रूम में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं। और ये एक दिन के बाद का पेपर होता है जिसे एमसी पढ़ रहा होता है, जिस न्यूज़पेपर में लिखा होता है, लेदरबैग में दिखाई देने वाला अननोन किलर अभी भी जीवित है और पिछले रविवार को लेदरबैग में 5 और मौतें हुई और मरने वालों की कुल संख्या 10 से अधिक हो गई है और कल्प्रिट की पहचान अननोन बनी हुई है। लेकिन गवाहों का कहना है कि ये काले बालों वाला एक भयानक जानवर था और पुलिस ने कहा है कि अपराधी सिर्फ एक पागल किलर है। और उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे जल्द ही कल्प्रिट को ढूंढेंगे और गिरफ्तार करेंगे। और इस न्यूज़ को पढ़कर एमसी कहता है, सिटीजन अभी भी परेशान है। लेकिन तभी एमसी को कुछ याद आता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और मन में कहने लगता है, संडे को मौत कैसे हो सकती है, क्योंकि सैटरडे को मुझे स्पष्ट रूप से एक वेयरवुल्फ से छुटकारा मिल गया था। तो इसका मतलब तो यही है कि एक वेयरवुल्फ नहीं है बल्कि और भी हैं। और ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एमसी के बगल में रखे टेलीफोन से एक अनाउंसमेंट होती है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और अब बाकी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।